गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे वो। और सत श्री अकाल मेरे सिख भाइयों के लिए, आदाब मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन पेपर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस को देखा था। आज उसी क्रम में इसके आगे चलेंगे। ठीक है। तो हम यूपीएसआई की क्वेश्चन पेपर की सीरीज सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो आज भी हम उतने ही क्वेश्चंस धीरे धीरे अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम रख रहे हैं ताकि आप पहले रूटीन में आ जाएं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे। और साथ साथ आपके जो भी डाउट्स की अलग से सीरीज चलाएंगे, कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स की अलग से सीरीज चलाएंगे। आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए अपनी। ठीक है। चलिए, ये अगला क्वेश्चन है हमारे यूपीएसआई का। इस क्वेश्चन में क्या है जरा ध्यान से देखिए। यदि तरुण और अरुण को बाहर कर दिया जाए तो एन व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 12 वृद्धि हो जाती है। 12 की वृद्धि हो जाती। दो नए व्यक्तियों रोहित और मोहित की कुल आयु जो तरुण और अरुण के समान है, तो अगर उनको मिलाया जाता है तो समूह का औसत आयु 4 कम हो जाती है। ऐसे यूपीएसआई में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसका बेसिक बहुत अलग पार्ट है। जैसे अगर जो नॉर्मल से क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है, एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत इतना हो जाता है, तो संख्या निकालिए। तो वो बेसिक क्वेश्चन थे। ये थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल है। तो इसके जो बेसिक्स हैं वो मैं जब चैप्टर कराऊंगा तब इसका बेसिक कैलकुलेशन बताऊंगा। ठीक है। इसको जरा, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो हम आप जानते हैं कि एवरेज में क्या है कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और एवरेज का मल्टीप्लाई करोगे तो समेशन आ जाएगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आएगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, हम मान लेते हैं एन लोग थे, उनका एवरेज कुछ ए था। आप सेकेंड लाइन में क्या कह रहा है कि अगर उसमें से 2 लोग चले गए, हम नाम नहीं लिख रहे हैं, तो एवरेज आपका क्या हो गया, 12 बढ़ जाता है। यही है। ठीक है। तो आप इन दोनों से आप क्या कह सकते हो, इन दोनों से कह सकते हो, अगर पहले का समेशन एन इंटू ए लिखोगे और इनका समेशन समेशन ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रह गए, ठीक है, 2 लोग चले गए, अब ये एवरेज ये हो गया है। इन दोनों, इसका समेशन और इसका समेशन माइनस करोगे तो जो गए हैं उनका आएगा ना वैल्यू। तो माइनस एन माइनस 2 इंटू आपका ए प्लस 12। आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ये पहले का टोटल सम था जितना भी उनकी आयु थी। अब ये 2 जाने के बाद कुल आयु है, तो जो गए हैं कौन गए हैं, आपके तरुण और अरुण को बाहर कर दिया गया। ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो तरुण और अरुण का आएगा। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या बोला गया है कि अगर रोहित और मोहित 2 को जोड़ दिया जाता, एन तो थे ही, 2 को और जोड़ा गया तो एवरेज 4 कम हो गया, 4 कम हो गया। लेकिन एक चीज यहां बताई गई है कि रोहित और मोहित की जो आयु है तरुण और अरुण की आयु के बराबर है। तो यानी हम इसके बराबर रखना चाहते हैं। तो आप फिर फर्स्ट और थर्ड को ध्यान से देखो, तो आप क्या लिख सकते हो, बराबर में एन इंटू ए माइनस ये, अब इधर का ऑब्जर्वेशन पूरा समेशन क्या आएगा, एन प्लस 2 इंटू ए माइनस 4। तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बेसिक है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास डेटा नहीं, आप सोच रहे हो कि डेविएशन से कुछ प्लस माइनस करके कर लें, तो मुश्किल होगा, नहीं कर पाएंगे। डेविएशन जहाँ कुछ डेटा तो दिया हो, बेस डेटा कुछ दिया हो, फिर कुछ जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उसमें हम प्लस माइनस कर सकते थे। यहाँ कुछ जो बहुत काबिल बन रहे होंगे डेविएशन से करने की कोशिश करेंगे, तो आराम से करिएगा, समय व्यर्थ करिएगा, जो बताया जा रहा है उसको पहले ध्यान से देखिए। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आप जब इसको सॉल्व करोगे आसानी से। चलो आप सॉल्व कर लेना। तो एन का वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। आप कितने लोग चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं, नहीं तो आराम से आप सॉल्व करिए, आंसर यही आएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने तो कई बार सॉल्व किया है, देखा है, पहले जब आया ही था 2017 में, तो मुझे आंसर याद है। आप लोग इस कैलकुलेशन को जरूर कर लीजिएगा।
आप लोग इस कैलकुलेशन को ज़रूर कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ क्या होगा, माइनस पहले बाहर रखिए, n इंटू ए और n का 12 बार जाएगा, 12n हो जाएगा। इधर -2 को मल्टीप्लाई करिएगा, -2a और ये -24 होगा। उधर आप जैसे भी मैं जब आप देखोगे तो n इंटू ए फिर से कैंसल आउट हो जाएगा, आपका n का वैल्यू आ जाएगा, आसान है। फिर से मैं कहूँगा, अगर ये मैं किसी चैप्टर में पढ़ा रहा होता, तो मैं इसको सॉल्व करके बताता। अभी मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो मैंने लॉजिक बता दिया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? जब हम इसके चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसकी ट्रिक कुछ और ख़ास नहीं है कि बस क्या है कि एक स्टेप बच जाता है, ये एन ए की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। तो आपसे कहना चाहूँगा कि ये ही आपका बेसिक जो आपका रिज़ल्ट था कि योग कैसे निकालते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे, एवरेज को मल्टीप्लाई करके योग निकालते हुए हमने कंडीशन को बराबर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ बताया गया है रोहित और मोहित और तरुण और अरुण की आयु बराबर है समेशन में, तो ये भी उसी की है। ये किसकी आ रही है? तरुण और अरुण की। ये किसकी आ रही है? रोहित और मोहित की। दोनों की आयु क्या है? बराबर है। अब यहाँ पे कुछ कह देता कि 10 ज़्यादा है, 12 कम है या डबल है कुछ है, तो वहीं आप जिसकी ज़्यादा कम है उस पक्ष में आप जोड़ या घटा देते। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो और मुझे समझ में ये लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, आगे चलें? ठीक है, चलिए। 20 कहाँ से आ गया? चलिए, ये हो गया कल, ये हो गया था शायद, त्रिभुज वाला भी हो गया था। ये हाँ, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। टाइम एंड वर्क ऐसा चैप्टर है, आपको भेड़-बकरियों की तरह हर एग्ज़ाम में मिल जाता है और ईज़ी भी है और इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारे चैप्टर्स हैं जो आपको कांसेप्ट क्लियर कराते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क हो ही गया, पाइप्स यानी नल टंकी वाला चैप्टर, वर्क एंड वेजेस देखो जो आपकी कार्य और मजदूरी वाला चैप्टर है। आगे इसके कुछ बेसिक कांसेप्ट कई जगह यूज़ करते हो, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में। वहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल करना भी क्या है? एक वर्क ही तो है। यहाँ रोड बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, टनल बना रहा है, वो वर्क है। वहाँ पे वर्क क्या हो गया? डिस्टेंस को कवर करना। तो वहाँ भी आप जो यहाँ पे कांसेप्ट एलसीएम लेना, वो वहाँ पे भी लेते हो कुछ टाइप्स में। ठीक है? तो यहाँ पे आगे देखते हैं। क्या कह रहा है? रवि और आनंद आनंद और रवि। ठीक है भैया, आनंद ले रहे हैं। 12 दिन में किसी काम को करते हैं। ठीक है? रवि और चिन्मय, स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में गए थे ना, दृश्यम वाले, शायद वही स्वामी हैं यहाँ पे। 16 दिनों में। आगे देखते हैं। चिन्मय और आनंद, चिन्मय के साथ आनंद भी ले रहे हैं भाई साहब। चिन्मय और आनंद, ये आनंद है, ये भी आनंद है, ये रवि है, चिन्मय है। ठीक है, ये कितने दिन में करते हैं? 48। तो ये आपके पास इस चैप्टर में अगर बेसिक, कई लोग इस चैप्टर को कर भी चुके होंगे, नहीं करे होंगे तो भी आगे कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, मतलब टफ नहीं है, उपलब्धि तो होगी ही कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहले हम क्या करते थे, एक कॉमन मल्टीपल लेते हैं जिसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। जरूरी एलसीएम ही लो, या सेकंड लीस्ट ले सकते हो, कोई भी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप एलसीएम लोगे और पहला लोगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। 12, 16, 48 का आप सीधे दिख रहा है कि 48 है। इसको आप बोलते हो टोटल वर्क। इसको क्या बोलते हो? टोटल वर्क। अब ये मान लो कि 12 दिन में ये 48 रुपए कमाता है, तो एक दिन में कितना कमाएगा? 4। ये 16 दिन में, तो एक दिन में कितना? 3। ये 48 दिन में, तो एक दिन में कितना? एक ही कमाएगा। तो ऐसा हम कुछ टेबल बना लेते हैं जिसमें एफिशिएंसी या वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को भी लिखते हैं, टोटल वर्क को भी हम एज्यूम करते हैं। यहाँ 480 भी ले सकते थे, 96 भी ले सकते थे, जो मन करे 100 भी ले सकते हो, लेकिन 100 लोगे तो फिर वो आपके ये जो पर डे के वर्क हैं वो पॉइंट्स में आएंगे, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तीर, तीर का पहाड़ हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इजी डेटा लें। चलिए, अब यहाँ पे अगर जोड़ोगे 4, 3, 7, 1, 8 आ गया। अब आप इधर जोड़ोगे तो इधर क्या है कि 2 बार ए है, 2 बार आर है, 2 बार सी है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए आर सी। उसकी एफिशिएंसी क्या है? 8 है, तो एक बार की कितनी हो जाएगी? 4। यानी ए, सी और आर, यानी आनंद, रवि, चिन्मयानंद स्वामी जी अगर एक साथ काम करते
तो एक दिन में 4 यूनिट का काम होता, यही है। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कहना क्या चाहता है आगे देखते हैं। रवि को अकेले छोड़ दिया गया, देखो भाई, रवि को अकेले छोड़ दिया गया कि वो अब काम करे भाई साहब, बाकी आनंद आनंद लेने चले गए, चिन्मय जी भी चले गए अपना आश्रम में। तो पहली चीज क्या कि आपके पास रवि का एक दिन का अगर कार्य पता हो, तो पूरा कार्य पता है आपको, उसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर रवि का निकालना है तो हम आनंद और चिन्मय का हटा देते हैं। आनंद और चिन्मय का मिला के कितना है, एक। तो एक माइनस किया तो रवि का आ गया कितना, 3। तो रवि एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 3 यूनिट्स। और पूरा कार्य कितना है, 48। पूरा कार्य कितना है, 48। तो रवि 48 कार्य को करने के लिए 3 के हिसाब से कितना दिन लेगा, 16 दिन, 16 डेज। आंसर इज 16। सही है ना? एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, चलो यहाँ पे अगर कुछ और भी पूछा जा सकता था। देखो रवि का अगर 3 कार्य है तो यहाँ भी 3 ही होगा। 3 और रवि और चिन्मय का मिला के 3 ही है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, अगर चिन्मय का पूछा जाता है ये 3 है तो ये 0 ही होगा ना। तो चिन्मय तो आराम कर रहे हैं, चिन्मय तो कार्य ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कभी कभी सीसैट वगैरह में भी, कि व्यक्ति ग्रुप में तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है, हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, 16 डेज। आगे चलते हैं, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हिमांशु एक कूटबद्ध संदेश, बहुत कूटनीति कर रहा है भाई साहब। संदेश मिला, ये क्या लिखा है, फुट पटांग कुछ ऐसा लिखा हुआ है, चाइना का किसी, मुझे लगता है किसी शहर का नाम होगा, वहां पहुंच गया होगा, जिसे उसने एक शब्द बनाकर समझाया। ठीक है, वह सभी ए के सही स्थान को जानता है, मतलब ए में उसको छेड़छाड़ नहीं करनी, ए को उलट पलट के नहीं देखना है, ए के उसके पता है उसको। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि संदेश को डिकोड कर ले। ये 3 2 4 7 तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना, ये गलत है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप भूल जाइएगा कि ऐसा कुछ लिखा भी था इसमें। टाइपिस्ट कभी कभी थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देते, वो भी इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जरा देखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी का आपका क्वेश्चन है, इजी चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही मतलब डीप चैप्टर कहा जाए, लेकिन आपके लेवल पे या जो भी वनडे कंपटीशन है उसमें बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत इजी लेवल के आते हैं, आसानी से आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्रमशः तथा संचय और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। इस लेवल के आते हैं, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जरा इस छूट पटांग को देखते हैं क्या है ये भाई साहब। पहले तो ये देखो, ए के उसको स्थान सही पता है तो ए को तो छोड़ दो, ए को छोड़ देते हैं, ए के सही स्थान उसको पता है। बाकी कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 1 2 3 4 टी भी है, 5 6 7 8 9 10, यानी 10 जो है आपको पता है। बेसिक देखिए, मैं चैप्टर पढ़ाते समय ही बताऊंगा, यानी 10 को उलट पटक के आप रखेंगे तो 10 फैक्टोरियल्स टाइप से लिखा जा सकता है। लेकिन आपको ये पता है जिसकी आवृत्ति यानी जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या क्या रिपीट हो रहा है, एन एक बार है, 2 बार है, 3 बार, एन 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मान लो 3 बार रिपीट होगा तो वो 3 बार संख्या है, वही 3 बार वही ऑब्जर्वेशन दिखेंगे, तो उसको आप 3 फैक्टोरियल बार, तो उसको हम हटा देते हैं। उसी तरह और जी की अगर बात करें तो जी भी आपको 3 बार दिखाई दे रहा है। तो ये जो 10 और आपके अक्षर हैं उनको लिखने के जो और तरीके उसके पास आए, तो कुल ये आ गए। ठीक है, अब अगर प्रायिकता की बात की जाए तो आपको पता है कि ये तो तरीके आ गए, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, सीधे 1 अपॉन ये जो आपके पास आया है 10 फैक्टोरियल, और अपॉन वाला ये ऊपर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आंसर इज, देखो ये दिख रहा है। चैप्टर बहुत इजी है, फिर से ध्यान से देखो, ये कुछ ऊटपटांग लिखा हुआ था, ए की पोजीशंस पता थी, हटा दिया। बाकी 10 और अक्षर हैं तो 10 फैक्टोरियल तरीके से लिखे जा सकते होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखा गया कि रिपीटेशन कितने का है, तो आपका जी का 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड करते हो। बेसिक्स जिसके क्लियर नहीं है वो आगे देखेगा, जिसके है तो अच्छी बात।
तो जी और एन तीन तीन बार रिपीटेड है तो उतने फैक्टोरियल हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये इफेक्टिव तरीके आ जाएंगे, इतने तरीके से वो डिकोड कर सकता था। प्रोबेबिलिटी की बात, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है, मतलब 0 भी हो सकती है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। एक मतलब कंप्लीट कर सकते हो ना, 0 से कम होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 1 ऑन आपने किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। जो सो रहे हैं वो थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पी के बैठ जाएं। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। अब कहाँ तक ये कहावत सही है मुझे खुद नहीं पता है। ठीक है, मैं भी बहुत सोता हूँ। आगे चलते हैं। ये क्या आ गया, यदि 3/5 पावर एक्स, ये तो कुछ है ही नहीं। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे आपको 3 और 5 2 इन सब की पावर्स आपको अच्छे से याद रखनी है। ये 81/625 है। तो आपको पता है 3 की पावर 2 रखोगे 9, तो 4 रख दोगे तो यहाँ सीधे 4 कर सकते हो। ठीक है। 3 की पावर 4 करो 81 आ जाएगा, 5 की पावर 4 करोगे तो 625 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 4 आ गया। तो ये बोला गया एक्स की पावर एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो 4 टू द पावर 4, तो 16 इंटू 16 256। तो ये बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि शायद ये सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधार बराबर हो गए तो हमने घातों को बराबर कर लिया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए इस समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आओ अब ट्रेन चलाते हैं। ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन को भी चला लेते हैं, नाव भी चलाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे चीज़ें हम चलाते रहेंगे। अब जैसे क्या कह रहा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली एक ट्रेन एक सुरंग को, टनल को 24 सेकंड में पार कर सकती है। ठीक है, 24 सेकंड में पार कर रही है। तो जब टनल को पार करेगी, जैसे आप देखो ये टनल है, मान लेते हैं ये टनल है और एक ट्रेन बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। तो जब इसको क्रॉस करेगी तो टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा और जब कंप्लीटली क्रॉस कर जाएगी तो यहाँ पे टाइम एंड हो जाएगा। तो इस टाइम ड्यूरेशन में उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल की है वो है टनल और ट्रेन मिला के। तो जब कभी टनल को क्रॉस कर रही है कोई ट्रेन, पुल को, सुरंग को, तो वहां पे जो ट्रेन आपके डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो कौन सी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वो अपनी खुद की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों। ठीक है, जब किसी पोल को, किसी पॉइंट को, किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो वो अपनी लेंथ के बराबर ही करेगी, क्योंकि वहां पे हम मान के चलते हैं कि पोल की, आदमी की या पॉइंट की निग्लिजिबल लेंथ है। क्लियर। तो वो भी है अगला पॉइंट। तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान से देखते हैं इसमें। इसमें हम ध्यान से क्या देखते हैं कि कह क्या रहा है। हमेशा जैसे ट्रेन की जो स्पीड होगी वो तो किलोमीटर पर आवर में ही होगी, लेकिन आप ध्यान से देखो कोई टनल या कोई भी सुरंग या पुल जो होंगे वो मीटर्स में होंगे, किलोमीटर्स में। अब अटल टनल की बात नहीं कर सकते हम। नॉर्मल जो टनल्स होती हैं ट्रेन में, ट्रेन जिससे जाती है तो वो हमेशा कुछ मीटर्स में ही होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 60 है, तो 60 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड। जिसको नहीं पता है वो सो जाए चुपचाप। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो बेसिक वाली सीरीज में बैठेंगे। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया। अब ये क्या है, अब 24 सेकंड में ये क्या है, स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी, ट्रेन की प्लस सुरंग की। टी को हम ट्रेन मान लेते हैं, इसको सुरंग मान लेते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ तो आएगा ही। 36 18 6 चौक 24, 3 का 20 बार जाएगा तो 20 पंचे 100 और 4, मतलब टनल और सुरंग की जो कुल लंबाई है वो 400 मीटर की है, क्योंकि दोनों पूछा गया है, ट्रेन और सुरंग दोनों की लंबाइयां बतानी है। ठीक है, दूसरी बात, एक
हाँ, देखो ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही, ठीक है? अब इसमें रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति का नियम आता है, जिसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करा अगर वो मूव कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड से ही वो डिस्टेंस ट्रैवल होगी। बेसिक कांसेप्ट है और हमेशा टाइम फ्रेम सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं एक मंगल ग्रह में ट्रैवल कर रहा है, एक अर्थ में है, ठीक है? तो ऐसे जैसे आगे क्वेश्चंस आएँगे या देखेंगे, ट्रेन्स होती हैं, एक 9 बजे चली है, एक 10 बजे, तो उसको पहले सेम टाइम फ्रेम में लेके आओ, कि टाइमिंग जब काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि अगर एक ही डायरेक्शन में है, तो स्पीड कम होगी क्योंकि उसकी भी अपनी स्पीड है। वो भी आगे जा रहा है, आप भी आगे जा रहे हो, तो वो भी तो डिस्टेंस ट्रैवल ट्रैवल कर रहा है, वो आपको और कवर करना पड़ रहा है, तो आपकी इफेक्टिव स्पीड कम हो गई। अपोजिट में जा रहा है तो आपकी स्पीड समेशन हो जाती है। तो अगर 60 ट्रेन की स्पीड थी और 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाला एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो स्पीड कितनी रहेगी? बस 54 ही रहेगी। अब फिर इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 कितनी देर में? 15 सेकंड में। तो यहाँ पे आप देखो कि ये केवल किसकी लंबाई है? आदमी की तो नेग्लिजिबल, केवल ट्रेन की लंबाई हो गई ये अब। केवल ट्रेन की हो गई। आप इसको सॉल्व करोगे 18 3 54 5 से 15 15 225। तो ट्रेन की तो आ गई 225। ट्रेन की आ गई 225, अब 2 में है 225। तो ट्रेन की 225 है, तो बाकी जो बची 175 किसकी हो गई? सुरंग की हो गई। तो ट्रेन और सुरंग की हमने स्पीड निकाल दी। थोड़ा-सा मैंने कुछ स्टेप ज़रूर मिस किए हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगा मैं भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। चैप्टर को बेसिक से समझा नहीं रहा हूँ। वो चैप्टर जब समझाऊँगा प्रॉपर ट्रेन भी बनाऊँगा, सुरंग भी बनाऊँगा। कैसे ट्रेन पास कर रही है, कहाँ से टाइम इलैप्स हो रहा है, कैसे-कैसे काउंटिंग हो रही है और अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि आपके नज़र से निकल जाए कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस दरोगा बनने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। आगे हाँ, देखो मित्र, ये वैसे ही सेम टाइम फ्रेम वाला आ गया। 2 मित्र हैं एक्स और वाई, 500 किलोमीटर दूरी पर हैं। 500 किलोमीटर दूर हैं भाई साहब। चलो देखो कोई बात नहीं। ये एक्स है, ये वाई है। डिस्टेंस कितनी है? 500 किलोमीटर्स। 500 किलोमीटर्स है डिस्टेंस। फिर क्या कह रहा है? एक्स अपनी कार लेता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाई की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है? एक्स यहाँ से चला और 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और वाई अपनी बाइक लेता है, वो कार से जा रहा है, वो गरीब है बेचारा, बाइक से ही चल रहा है अभी। वो एक्स की ओर जा रहा है 50 की स्पीड से। ठीक है? ये 50 की स्पीड से AMPH वाई वाला एक्स की तरफ, ये एक्स वाला वाई की तरफ। ये एक्स 9 बजे, ये 9 बजे चल रहा है, कोई बात नहीं, 9 AM, और वो 1 घंटे बाद यानी ये 10 AM पे चला है। देखो, दोनों स्पीड क्या है? अपोजिट है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अपोजिट स्पीड है ना, तो समेशन होगा। पहले तो स्पीड का समेशन होगा। दूसरी चीज़ क्या है? मैंने कहा था कि जब भी रिलेटिव स्पीड अप्लाई करोगे, बेसिक्स और क्लियर चैप्टर में होंगे, लेकिन यहाँ पे जब भी मतलब आप टाइम फ्रेम में रिलेटिव स्पीड को अप्लाई करोगे, तो सेम टाइम फ्रेम होना चाहिए। सेम टाइम पे दोनों। अब एक सुबह 6 बजे चला, एक 10 बजे, तो आप रिलेटिव स्पीड, वो चला ही नहीं है। आप कैसे उसको प्लस और माइनस कर लोगे? तो सेम टाइम मिलेगा, वो भी चल गया, वो भी चल गया। अब स्पीड दोनों के रिलेटिव हो जाएँगी। ठीक है? तो इसको पहले 9, अब ये भी हो सकता है 10 वाले को पहले 9 बजे चला दूँ, ऐसे भी होता है। या 9 वाले को 10 बजे चला के देख लो, तो टाइम फ्रेम दोनों तरीके से हो सकते हैं। आप 9 वाले से 10 से करिए। जैसे 10 बजे 10 AM, 1 घंटे बाद ये 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर और आगे आ गया होगा। तो 500 टोटल था, तो बचा कितना? बचा कितना आपका? अगर ध्यान से देखें 500 टोटल 60 हो गया, तो 440। और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का समेशन 60 और 50 110। तो 4 घंटे में डिस्टेंस कवर अप हो जाएगी, यानी मिल जाएँगे कहीं न कहीं किसी पॉइंट पे। तो 10 बजे, अगर 10 बजे से काउंट किया है ना, तो 10 बजे से 4 घंटे और, यानी अपराह्न 2 बजे, यानी आफ्टरनून 12 बजे के बाद 2 बजे मिल जाएँगे।
फिर से ध्यान से पहले सेम टाइम फ्रेम में लेके आए, जो डिस्टेंस बची, स्पीड का हमने रिलेटिव अप्लाई किया, जब सेम टाइम फ्रेम में आ गए देन मिला दिया। ठीक है? तो मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में 50 और 75% की वृद्धि होती है। प्राप्त आयतन वॉल्यूम के प्रतिशत के रूप में मूल आयतन को व्यक्त कीजिए। तो नया और पुराना कुछ परसेंटेज, चलो पहले तो बेलन बना लेते हैं। अब बेलन बनाते हैं बढ़िया सा, बेलन बनाते हैं, आ जाओ। बेलन बना ले। हाँ हाँ हाँ, ये तो बेलन बन गया हमारा। अब इसमें हम करते हैं, त्रिज्या और आयतन की बात कर रहा है तो त्रिज्या बना देते हैं इसमें। ये तो हाइट हो गई और ये आपकी त्रिज्या हो गई। ये आपकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। बेस एक सर्कुलर आपके शेप में है और कई सारी सर्कुलर डिस्क मिला के वॉल्यूम क्रिएट करती हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो आगे जरा देखते हैं। तो बेस क्या है? पाई आर स्क्वायर एरिया, और कई सारी सर्कुलर डिस्क कहाँ तक? एच हाइट तक जाएंगी, एच हाइट तक। एच हमने हाइट, तो ये वॉल्यूम हो गया। और कौन में आप क्या देखते हो? वो 3 पार्ट में डिवाइडेड, तो 1/3 हो जाता है वो। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए। तो ये हमारा वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस एंड हाइट पे। पाई तो कांस्टेंट है, तक जाहिर है। पाई अपरिमेय संख्या है। चलो आगे देखेंगे इसको। पाई आर स्क्वायर एच। अब रेडियस क्या किया गया है? रेडियस के बारे में कहा गया है 50%, मतलब 50% कह सकते हो कि 100 से 150 हो गया है। रेशियो पर हम लिख लेते हैं, यानी 2 से 3 हो गया। और हाइट की अगर बात करोगे तो 75, यानी 100 से 175 हो गया। यानी हाइट पहले 4 रही होगी, 25 से काटोगे 4 तो अब 7 हो गई। कुछ ऐसा हो गया। तो वॉल्यूम कहाँ पहुंच गया भाई साहब? पहले रेडियस 2 था, 2 स्क्वायर, एच कितना है? 4। ठीक है, बाद में 3 स्क्वायर, एच कितना है? 7। तो ये देखो, 2 4 चौक 16 और 9 6 9 7 63। अगर यहाँ से पूछता पहले और बाद के वॉल्यूम का यानी आयतन का अनुपात क्या है, तो यह बता देते। आयतन में कितनी वृद्धि हुई वो परसेंटेज बता सकते थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहले का जो आयतन है और अभी प्राप्त आयतन जो है उसको प्रतिशत में बताना। यानी पहले था 16, आधार यहाँ 63 मान लिया गया है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई भाई साहब कर लो। लगभग मैं मान 16 चौको 64, 4 बार, यानी 16 चौक, ऐसे समझो ना, 16 चौको 64, 4 बार जाएगा। 100 से 4 को डिवाइड करोगे तो लगभग 25 के आसपास। तो हमने सीधे टिक कर दिया। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ऐसे सॉल्व किया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है, अपना बेलन नहीं बना दिया हमने। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। और यहाँ पे 63 नहीं कट रहा है तो आप अप्रॉक्स में जाओ ना। ऑप्शंस, चलो कुछ तो अंतर, ये दोनों अगर पास नहीं होते, चलो हमें 25 के आसपास मिल गया है, तो ये थोड़ा और दूर, अगर 38 होता तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। यहाँ पे भी नहीं सोचना पड़ा। 16 चौको 64, 4 और 100 से डिवाइड करोगे तो 25 समथिंग आएगा। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं तो प्रॉपर आप सॉल्व कर सकते हो। तो कितना आ गया? 25.39। जय हिंद। ठीक है, आगे चलते हैं। यादृच्छिक रूप से 3 अंकों की संख्या चयन करने पर एक संख्या की प्रायिकता। फिर प्रोबेबिलिटी आ गया। आधे लोगों को चक्कर चक्कर आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी परमुटेशन देके। टफ नहीं है मेरे दोस्त, भाइयों बहनों प्यारे बच्चों। ये इजी है क्योंकि कुछ टाइप आता है। चैप्टर टफ है, डीप है, बट आपके लेवल पे जो आएगा वो इजी आएगा। ठीक है, वो आप अच्छे से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो और अपनी सफलता की प्रायिकता को बढ़ा सकते हो और बढ़ाओगे भी। यहाँ पे क्या कह रहा है? 3 अंकों की संख्या। अब 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से। और कहाँ तक जाएगी? 999 तक। तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे? 900 अंक। 1000, जैसे देखो 1 से 1000 तक की बात करो तो 1000 को हटा दो, 4 अंक की हो गई। 1 से 99 तक 99 और 1 100 हटा दो तो 900 ही बचे ना 3 अंकों की। तो यानी तो 900 तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने बन जाएंगे? कितने
कह सकते हो कितने उनके पास चयन के ऑप्शंस हैं? 900। फिर क्या बोला गया? 9 और 5 दोनों से होना चाहिए। तो 9 और 5 दोनों से होने के लिए 45 से होना पड़ेगा। ये आपको नंबर सिस्टम में पता होना चाहिए। मान लो 7 और 3 होता तो 21 से होना चाहिए। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यानी 45 से जो विभाजित होंगे वही चूज़ कर सकता है। और ऐसी कितनी संख्याएँ होंगी? तो बहुत आसान है इसका तरीका। 900 आपके पास टोटल है। 45 से करने के लिए सीधे डिवाइड, ये 45 मान के चलना। 45 से सीधे जो संख्या हो उससे डिवाइड, अप्रॉक्स आपके पास 20 आ गए। इन 20 संख्या ही ऐसी हैं जो 45 से विभाजित होंगी। और टोटल ऑब्जर्वेशंस आपके पास 900 हैं, जिनको सिलेक्ट किया जा सकता है, और 20 जिसमें से वो हैं जो 45 से विभाजित हो सकती हैं। तो हमारी प्रायिकता क्या बनती है? 1/45। ये 1/45। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रायिकता समझ में आ गई होगी। और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, क्योंकि अच्छे-अच्छे एग्जाम में जो प्रोबेबिलिटी के परम्यूटेशन के क्वेश्चन्स होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन भी बहुत होता है क्वेश्चंस में। तो एग्जामिनर चाहता है कि जो पहले से आ चुका है भाई साहब, इसमें कंट्रोवर्सी ना हो, वही उठा के दे दो। ऐसा कई चैप्टर में होता है। ठीक है? तो यूपीएससी छोड़ के, यूपीएससी में तो है ही, वो अपना लेवल ही है। बाकी छोटे-मोटे एग्जाम में जो, क्योंकि देखो कंडक्टिंग बॉडी कोई और है, ठीक है, बोर्ड कोई और है, तो वो नहीं चाहता कि बार-बार अपना टेंडर भी रखना चाहता है, और चाहता है कि मैं पेपर को अच्छे से बिना कंट्रोवर्सी के सॉल्व करवा दूँ, मतलब कंडक्ट करवा दूँ। तो कुछ क्वेश्चंस पिछले से ही डेटा दे देता है कि डेटा मिसमैच ना हो। क्योंकि जो कंडक्टर आते हैं वो मैथमेटिशियन थोड़े होते हैं, भले पेपर आते होंगे लेकिन पिछले डेटाबेस से ही अधिकतर क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, चलो, हो सके तो फिर से आ जाए तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। भिन्न के रूप में 0.22, ये देखो क्या है, पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो देखो बहुत टफ नहीं, आपको पता है 0.222, इसको बार ले जाओ भैया। इसको बार में बैठा दो, बार ऊपर बैठा दो, लोग बार के नीचे बैठते हैं। तो बार को बैठाने के बाद इसको भिन्न में जब आप चेंज करते हो, तो बेसिक तो आपको पता है। अगर बेसिक की बात करूँ तो इसको कुछ मानते हैं, ए करोगे तो 0.22, फिर 10 ए करोगे तो 2.22, फिर आप माइनस करोगे तो 9 ए, बड़े से उससे कर रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा? 2, तो ए बराबर 2/9। तो भिन्न 2/9 बन जाएगी, तो बेसिक है। आप सीधे क्या करोगे? रिपीटिशन है, सीधे उसके ऊपर बार लगाया। जब बार हटाते हैं और पॉइंट को हटाते हैं तो संख्या तो लिख लो। इसके कई सारे संख्या के बाद कुछ संख्या इसमें, जैसे मान लो आपका 1.23 केवल इसमें बार है, ऐसा भी हो सकता है। 1, 2.6572 केवल इसमें बार है। पॉइंट के पहले नहीं हो सकता बार, पॉइंट के बाद ही होगा। ऐसा नहीं कि सभी संख्याओं में हो सकता है, कुछ संख्याओं में भी हो सकता है, सभी संख्याओं में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3.33, सभी में हो सकता है, यहाँ कुछ में है, लेकिन पॉइंट के पहले नहीं हो सकता। क्लियर? तो यहाँ पे हटाने के बाद पॉइंट और बार को हटाया, अब बार जितनी संख्या को, अब यहाँ आप सोचोगे डबल टू नहीं, एक सिंगल के ऊपर ही लगाओगे, डबल टू के ऊपर नहीं लगाओगे बार। आप कुछ सोच रहे होंगे, कुछ ज़्यादा गणितज्ञ बन रहे होंगे कि हम टू टू के ऊपर बार, ऐसे तो फिर टू 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 के ऊपर बार लगाते चले जाओगे, तो वो ऐसे कुछ अंतर नहीं आएगा। जैसे मान लो आपने ऐसे कर दिया 0.22 बार, ये भी तो हो सकता है। तो टू टू लिखोगे तो उतने, फिर उतने 9 लिखे जाते, फिर 11 से डिवाइड आएगा, तो फाइनली वही। तो एक पे ही करो जब सारे वही रिपीट हैं। तो पॉइंट और बार को उठाने के बाद संख्या लिखा, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने नंबर ऑफ 9। आगे देखोगे जब पढ़ोगे, जिसमें नहीं होता उसमें नंबर ऑफ जीरोस लिखते हैं। ठीक है? तो चैप्टर बहुत ईजी है। आपका इसका आंसर भी आ गया 2/9। तो आज हमने कुछ और 10-12 क्वेश्चंस देखे। 2017 की ये शिफ्ट चल रही है। ठीक है? नेक्स्ट क्लासेस से थोड़ा-थोड़ा क्वेश्चंस को बढ़ाएँगे, ताकि आप लोग थोड़ा-सा और ही दम में आएँ, जल्दी दरोगा बने, 2 स्टार पाएँ, फिर धीरे-धीरे अपनी तरक्की को और अग्रसित करें, अपने परिवार का नाम बढ़ाएँ, अपने खुद का तो नाम बढ़ाएँगे ही अच्छे कार्यों के साथ, और समाज का भला करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है आप सभी से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। थैंक यू।
ओके।